हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी वाला। मैं आपका सुकांत सर और मैं आज बात करने वाला हूँ आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बोल दिया था, चैप्टर 5 तक बोल दिया था। आज चैप्टर 6 से चैप्टर 9 तक बोल दूंगा। तो चैप्टर 6 जो तुम्हारा जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये जो है यहाँ से तुम्हें क्या पढ़ना है, यहाँ से तुम्हें मिनरल्स एंड ओर्स पढ़ना है। उसके बाद जो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक है, हर मेटल का एक एक ओर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारा मैग्नेटिक सेपरेशन है वो थोड़ा देख लेना। उसके बाद फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में डिप्रेशन क्या है वो पढ़ लेना। सोडियम साइनाइड को क्यों यूज़ किया जाता है वो पढ़ लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये दो प्रोसेस पढ़ लेना। उसके बाद कॉपर मेट क्या है, स्लैक्स क्या है। उसके बाद तुम लोग पढ़ोगे उसके बाद अगर तुमने एनसीईआरटी बुक्स और पेन पेपर नहीं निकाला तो निकाल लीजिएगा, तो निकाल लो। और मैं जो बोलते जा रहा हूँ वो नोट करते जाओ ताकि तुम्हारा पढ़ाई में आसानी हो जाए। नेक्स्ट तुम्हारा जो है ब्लिस्टर कॉपर क्या है ये पढ़ना है। उसके बाद एल्यूमिनियम जो है उसमें क्रायोलाइट को क्यों यूज़ किया जाता है, दैट इज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम Na3Al(F6) को क्यों यूज़ किया जाता है। एक सवाल ऐसा आता है, मैं बोल देता हूँ, वो सवाल भी बोल देता हूँ। वो सवाल तुम्हारा है, एक मिनट रुको, वो सवाल मैं बोल देता हूँ। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं सवाल वो निकाला नहीं था, तो वो सवाल कहाँ है, मिल नहीं रहा है। एक पढ़ लेना, डिप्रेशन इन द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, सिलिका इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, क्रायोलाइट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। क्रायोलाइट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मतलब ये क्रायोलाइट क्या है, Na3Al(F6), उसका नाम है क्रायोलाइट। इसको एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने में क्यों यूज़ किया जाता है ये तुम पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स, ये टॉपिक पढ़ लेना। उसके बाद तुम्हें पढ़ना है उसके बाद तुम्हें और कुछ चीज़ इधर से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन का यूज़ पढ़ लेना। एक एक यूज़ पढ़ लोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद और कुछ चीज़ है इसमें जो रुकिए, उसके बाद तुम लोग पढ़ सकते हो पार्क्स प्रोसेस फॉर द सेपरेशन ऑफ सिल्वर एंड लीड फ्रॉम एन एलॉय ऑफ 2, ये पढ़ लेना है। उसके बाद राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट जोन्स इन द ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद आयोडीन इन द रिफाइनिंग ऑफ जार्कोनियम, मतलब जार्कोनियम को जब रिफाइन करोगे तब आयोडीन क्यों यूज़ किया जाता है, ये बहुत अहम सवाल है। ये बिल्कुल पढ़ने के मत भूल जाना, मुझे भूल सकते हो लेकिन ये बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ, जो पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में पहला जो पी ब्लॉक्स, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेना। पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स किसे कहते हैं ये पढ़ लेना पहले। उसके बाद
उसके बाद पढ़ लेना नाइट्रस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, नाइट्रस एसिड का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में बोल देता हूँ 2HNO2 से बनता है HNO3 H2O और 2NO, ये होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और जिसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं पता, when one atom shows more than 2 oxidation state and it undergoes oxidation as well as reduction, that the process is called disproportionation reaction। অসমীয়াত ইয়াক অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া বুলি কয়। নাইট্ৰাছ এচিডৰ মানে HNO2 অসামঞ্জস্য বিক্রিয়াটো লিখা, এইটো তোমালোকৰ আহিব পাৰে। उसके बाद एक सवाल बन सकता है नाइट्रोजन एग्जिस्ट एस N2 whereas P4 ফসফরাস एग्जिस्ट एस P4। অসমীয়াত যদি কওঁ নাইট্ৰোজেনক N2 হিসাবে পোৱা যায় কিন্তু ফসফরাসক P4 হিসাবে পোৱা যায়। उसके बाद नाइट्रोजन can show +5 oxidation state although it cannot form pentahalides। নাইট্ৰোজেনে +5 জারণ অবস্থা দেখুৱায় কিন্তু ই পেন্টাহালাইড গঠন কৰিব নোৱাৰে। এই প্ৰশ্নটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন। NH3 তুলনাত PH3 উতলাঙ্ক কিয় কম? Why the boiling point of NH3 is lower than that of why the boiling point of PH3 is lower than that of NH3? ये तुम्हारा एग्जाम्पल 7.1 और 7.2 में मिल जाएगा। उसके बाद 7.1 और 17.2 इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो भी पढ़ लेना है तुम्हें। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, इसमें 3-4 रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन फ्रॉम एमोनियम कार्बोनेट, एमोनियम क्रोमेट मतलब NH4 Cr2O7 को जब हीट करोगे N2+4H2+Cr2 O3 बनेगा। ये जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर बेरियम एजाइड को हीट कर थर्मल डिकम्पोजिशन करने के बाद बेरियम और नाइट्रोजन सेपरेट हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर लिथियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इनके साथ N2 रिएक्ट करता है तो क्या होता है। उसके बाद हेबर प्रोसेस, ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद सोडियम साइनाइड को हीट करोगे तो क्या मिलेगा, वाई N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्पारेचर, साधारण उष्णता N2 कम हो क्यों। एग्जाम्पल 7.3 एंड इंटेक्स 7.3। उसके बाद पढ़ोगे तुम लोग 7.4 एग्जाम्पल। उसके बाद 7.6 और 7.4 7.5 एग्जाम्पल, 7.6 इंटेक्स। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड। अब जब नाइट्रिक एसिड है इसको ऑस्ट्रोल मेथड बोला जाता है, इस मेथड को थोड़ा सा देख सकते हो। और इसमें सबसे नाइट्रिक एसिड का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉपर के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जिंक के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या होता है, कॉपर के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, दोनों एसिड अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। उसी तरह जिंक के साथ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, उसमें P4 के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी रिएक्ट करेगा दैट मीन्स P4 + 3NaOH + 3H2 जब रिएक्ट करेगा फॉस्फीन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल P7.6 एग्जाम्पल के बाद तुम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में आ जाओ। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है वहाँ पर एक रिएक्शन है, P4 + 8SOCl2 से बनता है PCl3 + सल्फर डाइऑक्साइड + S2Cl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर P4 + 10SO2Cl2 से रिएक्ट होकर क्या बनता है 4PCl5 + 10SO2 ये बनता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये दोनों बिल्कुल पढ़ना मत भूलना। उसके बाद क्या पढ़ोगे, उसके बाद ऑक्सोएसिड ऑफ फॉस्फोरस, इसमें स्ट्रक्चर देख लेना। 2 स्ट्रक्चर देख सकते हो, 2 या 3 देखने से हो जाएगा। H3PO3 का देख लेना, H3PO4
और ये दोनों को देख लोगे तो काम चल सकता है। H3PO2 को भी देख सकते हो। बाकी जो ये बड़ा बड़ा है H4P2O7 को देख सकते हो, लेकिन बाकी 3 है वो इतना ज़रूरत है नहीं, मतलब आ सकता है कि, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इसमें क्या होता है, बेसिसिटी पूछा जा सकता है, इसका अखमिया खराबग्राहिता, जितना OH ग्रुप होता है इस ऑक्सोसाइट में उतना ही बेसिसिटी होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद H3PO3 को हीट करने से क्या मिलेगा, H3PO3 को हीट करने से H3PO4 प्लस PH3 बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो पढ़ना भूलना ही मत, ठीक है। उसके बाद 7.10 एग्जाम्पल्स है वो पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। ये हो गया हमारा। उसके बाद सेलेनियम क्लोराइड का जो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, दैट इज Fe2Cl2 से क्या बनता है, SaCl4n Ac बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद 7.11 एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख सकते हो 7.15 दैट इज H2O इन द रूम टेम्पारेचर इज लिक्विड व्हेयर एज H2S इज गैस। इन আসামিজ সাধারণ উষ্ণতাত H2 তরল কিন্তু H2S গেসীয় কিয়, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, KClO3 को जब हीट मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करोगे तब ऑक्सीजन और पोटाशियम क्लोराइड बनेगा। KClO3 का नाम है पोटाशियम क्लोराइड। इसको हीट करने के पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड को O2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद 7.16 और 7.17 ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी इन टेक्स्ट में है, ये भी पढ़ना चाहिए तुम्हें। उसके बाद ओजोन में आ जाओ। ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। इसके लिए तुम्हारा 2 रिएक्शन है, PbS लेड सल्फाइड प्लस ओजोन। लेड उससे बनता है लेड सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गैस। फिर पोटाशियम आयोडाइड के साथ वाटर और ओजोन रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड I2 गैस प्लस ऑक्सीजन। तुम्हारा बुक में है I-2I- प्लस H2O प्लस O3 गैस, इससे बनता है 2OH माइनस प्लस I2 प्लस O2। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शन। उसके बाद O2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सवाल तो बिल्कुल पढ़ने मत भूल जाना, मैंने बोला ही पहले। उसके बाद 7.12 एग्जाम्पल है, ये भी बिल्कुल मत भूलिएगा पढ़ने के लिए। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें ओलियम, व्हाट इज ओलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चा ये सोचता है ओलियम ये तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन ये सवाल पूछा जा सकता है तुम्हें। उसके बाद हेलोजन में आ जाओ। 7.15 एग्जाम्पल जो है तुम्हारा बुक में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में जब क्लोरीन एक्सेस अमाउंट ऑफ एमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, तो बुक में है 8NH3 प्लस 3Cl2 से बन रहा है 6NH4Cl प्लस N2। ये एक रिएक्शन। दूसरा NH3 प्लस 3Cl2 से बन रहा है NCl3 प्लस 3ACl3। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद Cl2 अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे या सोडियम हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो मैं बोल देता हूँ। बुक्स में है 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 से बन रहा है NaCl प्लस NaOCl प्लस H2O और 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3Cl2 से बन रहा है 5 NaCl प्लस NaClO3 सोडियम क्लोराइड प्लस H2O 3H2। ये दो जो रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ तुम्हारा ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2.CaCl2.CaOH2.2H2। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
17 एन एग्जाम्पल और 7.29 इंटेक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद ओम्लोरास क्या है, सॉरी इन असमीज इट इज कॉल्ड ओम्लोरास, और इंग्लिश में इसको एक्वारिजिया बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ सकते हो इंटर हेलोजेन कंपाउंड, অসমীয়াত ইয়াক কয় আন্তঃ হেলোজেন যৌগ বুলি কোৱা হয়। सो नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद है तुम्हारा जेनोन का जो स्ट्रक्चर है XCF2 XCF4 XCF6 XCOF4 XCO3, ये चारों का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। उसके साथों साथ जो 4 रिएक्शन है जेनोन ऑक्सीजन कंपाउंड में, कुछ रिएक्शन देखना लास्ट में, जेनोन का ये लास्ट में मिलेगा। जेनोन ऑक्सीजन कंपाउंड में पहला 4 रिएक्शन है, XCF4 के साथ H2, XCF6 के साथ H2, XCF6 के साथ H2, XCF6 के साथ फिर H2। जब अलग अलग कंडीशन में रिएक्ट करेगा तब अलग अलग प्रोडक्ट होगा, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ोगे तो मैं सोचता हूँ ये चैप्टर सफिशिएंट है। फिर और एक्सरसाइज से 2-4 इंपॉर्टेंट सवाल में बोल देता हूँ। 7.10, 7.11, 7.12, उसके बाद 7.15, उसके बाद 7.23, 7.27, 7.30, उसके बाद 7.32, उसके बाद 7.4 पहले ही है, 7.40। इतना पढ़ोगे तो आई थिंक सफिशिएंट। 100% तो मिलेगा नहीं, 80-85% मिल जाएगा। नेक्स्ट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहां से क्या पढ़ना है देखो, पहले तो इससे इंपॉर्टेंट सवाल लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद 8.1 एग्जाम्पल और 8.1 तुम्हारा इंटेक्स, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मेरे दोस्त मुझे भूल सकते हो, लेकिन ये मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल में, और मैं 2-4 बोल देता हूँ। 8.2 तुम्हारा जो एग्जाम्पल है और सॉरी इंटेक्स है, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद 8.3 एग्जाम्पल एंड इंटेक्स 8.3, उसके बाद 8.4 एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद 8.7 इंटेक्स, 8.4 एग्जाम्पल, 8.5 इंटेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 8.8 एग्जाम्पल एंड इंटेक्स दोनों देखना पड़ेगा तुम्हें। 8.9 इंटेक्स, और एक इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर good catalyst, that is transition materials and their compounds acts as a catalyst, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद तुम्हारा है व्हाई जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद बोथ कॉपर एंड जिंक हैव कंप्लीटली फिल्ड 3d एटॉमिक ऑर्बिटल, कॉपर इज कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट, एक्सप्लेन व्हाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। एसामिस में बोल देता हूँ, जिंक कैडमिয়াম আৰু মাৰ্কিউৰিক এক সংক্ৰমণশীল মৌল বুলি কোৱা নহয় কিয়? কপাৰ আৰু জিংকৰ কমপ্লিটলি 3d অৰবিটেল থাকে, তথাপিও কপাৰক সংক্ৰমণশীল মৌল বুলি কোৱা হয়, জিংকক সংক্ৰমণশীল মৌল বুলি কোৱা নহয় কিয়? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल है, नेम वन में ओर्स of each of
मैंगनीज एंड क्रोमियम, मैंगनीज और क्रोमियम का एक एक ओर के बारे में लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सवाल, स्कैंडियम 3+ Sc3+ इज कलरलेस व्हाइल Cr3+ इज कलर्ड। অসমীয়াত ক'লে Sc3+ বৰণহীন কিন্তু Cr3+ रंगीन, क्यों? व्याख्या करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे दोस्त। उसके बाद और इंपॉर्टेंट सवाल, हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन पढ़ सकते हो, एक बार आया था। उसके बाद हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है लेंथानाइट कॉन्ट्रैक्शन, तो मैंने बोल ही दिया था लेंथानाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, वो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद एग्जाम्पल 8.10 और इंटेक्स 8.10, ये दोनों सवाल बिल्कुल पढ़ना मत भूलिएगा। उसके बाद एलॉय क्या है, उसके बाद हाँ, एलॉय माने অসমীয়াত কয় সংকৰ धातु। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये क्या है, ये दोनों पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आता हूं मैं चैप्टर 9 में आता हूं। चैप्टर 9 में क्या पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला तो फर्स्ट पढ़ोगे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। उसके बाद एग्जाम्पल 9.1 में जो तुम्हारा प्रॉब्लम्स है वो उस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटिटी অসমীয়াত সমন্বয় সত্তা বুলি কোৱা হয়। नेक्स्ट सेंट्रल एटम, लिगांड, डेंटिसिटी। उसके बाद एम्बिडेंटेड लिगांड, सिलेट लिगांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक एक डेफिनेशन पूछा जा सकता है कभी कभार। और इसके बाद नोमेनक्लेचर में तुम्हारा बुक्स में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। 9.2 जो एग्जाम्पल है उसमें जो ई नंबर है 9.2 का, टेट्राकार्बोनिल निकेल 0 का स्ट्रक्चर लिखना है, ये एक बार आया था एग्जाम्पल में, एग्जाम में। फिर तुम्हारा 9. मतलब मैं बोल रहा हूँ 9.2 एग्जाम्पल, 9.1 इंटेक्स, 9.2 इंटेक्स, ये दोनों तीनों का तीनों पढ़ लेना, इससे कोई कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। अगर ये कोई भी स्किप करोगे तो इधर से एक मार्क तो तुम्हारा चला जाएगा। उसके बाद जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और जो हमारा आइसोमरिज्म है लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, इन सारों और उसके बाद आयनाइजेशन और सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म, इन जो आइसोमरिज्म है एक एक एग्जाम्पल देख के जाना, क्योंकि यहाँ से एक आ सकता है। इन जो एक पर जो है 4, 5, 6 जो है इनमें से एक आ सकता है तुम्हारा। उसके बाद इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है। उसके बाद कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, ये आ सकता है। जैसे मान लो NiCN4 is diamagnetic, whereas NiCl4 is a paramagnetic, क्यों? उसके बाद एक पूछा जा सकता है NiCN4 is inner orbital complex, whereas NiCl4 is outer orbital complex. उसके बाद NiCl4 is tetrahedral, whereas NiCN4 is square planar. ये क्यों है, ये पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इधर से ये भी आ सकता है CONH3 के रिलेटेड भी आ सकता है, ये दोनों का जो है ये पढ़ लेना, मत भूलिएगा ये पढ़ने के। उसके बाद हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना, ये दोनों में से एक आएगा।
उसके बाद एक सवाल है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इधर कुछ मॉलिक्यूल काला शो करता है, कुछ नहीं करता है, क्यों काला शो करता है, क्यों नहीं करता है, इससे रिलेटेड एक सवाल बनता है। ठीक है, तो तुम्हारा जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आ जाओ 9.6 9.7 ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद तुम्हारा 9.19 9.20 9.21 ये 3 सवाल बहुत अहम सवाल है, ये बिल्कुल पढ़ना मत भूलिएगा, ये पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद तुम क्या पढ़ सकते हो, हाँ ये, हाँ चिले 9.26 पढ़ सकते हो। उसके बाद 9.28 पढ़ सकते हो। इतना पढ़ोगे तो आई थिंक सफिशिएंट। ओके, शुक्रिया, थैंक यू, होप यू लाइक माय वीडियो। If you like my video, please subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon। अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। अगर और इस वीडियो से आपको मदद मिला तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनको भी मदद मिले। ओके, थैंक यू।